हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज इंग्लिश का कक्षा 12 का पेपर हुआ। आप सबका कैसा हुआ? मुझे आशा है कि बढ़िया ही हुआ होगा और बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। 12th का इंग्लिश का कंपलसरी का, सारी स्ट्रीम का, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, किसी का भी हो। तो देखने से पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दो और फिर उनसे पूछो कि कितने बन रहे हैं मार्क्स, कितने नहीं बन रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 17, नंबर ऑफ पेजेज 7। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश कंपलसरी, टाइम 3 आवर 15 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनीज, परीक्षा देने वालों के लिए सामान्य निर्देश। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर फर्स्ट ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरीली। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने थे, सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपनी आंसर बुक में ही लिखें, पेपर पर ना लिखें। फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट, द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। यानी जिस प्रश्न के एक से अधिक भाग हो, दो या दो से अधिक भाग हो, उन सबको एक साथ ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। और सीरियल नंबर हर एक क्वेश्चन के डालने हैं लिखने से पहले। अब सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए के अंदर दो पेसेज है। पहला पेसेज 9 नंबर का और दूसरा पेसेज 6 नंबर का। तो पहला पेसेज है एक भारतीय प्रोफेसर के बारे में, जो एक प्रकार की कला दिखाता है। एक गड्ढा खोदता है, उसके अंदर कोयले वगैरह डालता है, उनको जलाता है, फिर उनके ऊपर चलता है, ऐसा ही कुछ। सीधे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। आप सबने पढ़ लिया होगा पेसेज, अगर नहीं पढ़ा है तो अपने साथ में पेपर रखिए और फिर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वॉट साइज वॉज द ट्रेंच, उस ट्रेंच का, गड्ढे का आकार क्या था? तो इसका आंसर मिलेगा आपको सेकेंड लाइन के अंदर। ए सेलो ट्रेंच अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड। मतलब एक गड्ढा जो लगभग 10 फीट लंबा था और 2 से 3 फीट चौड़ा था। तो पहले का आंसर। दूसरा, वॉट डिड द एल्डरली पर्सन डू बिफोर वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कोल्स। रेड हॉट कोल के ऊपर, यानी जो एकदम रक्त तप्त कोयले थे उनके ऊपर चलने से पहले वो आदमी क्या करता था, या उसने क्या किया? तो इसका आंसर है यहाँ से, स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट ओवर हिज फीट। उसने उस पर चलने से पहले जो पास पड़ी बाल्टी थी उसमें से पानी को अपने पैरों पर डाला, तो ये काम किया। थर्ड नंबर, वॉट हार्म वाज कोज्ड टू द एल्डरली जेंटलमैन बाय दिस एक्शन। इस वजह से उस आदमी को क्या नुकसान हुआ? वैसे नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत आंसर लिखना है तो आप क्या लिखोगे? नो हार्म हैव बीन हैपेंड टू दैट मैन। We could see the low flames from the red hot coals leaking around his bare feet। ये भी उसमें जोड़ सकते हो थर्ड नंबर में। फिर फोर्थ, व्हेन डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज द मैन। लेखक ने उस आदमी को कैसे पहचाना, कब पहचाना? तो इसका है फर्स्ट पेसेज के लास्ट में। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड, तो आई की जगह आपको द नरेटर लिखना है। द नरेटर हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड टू गेट ए क्लोजर लुक एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर फीट, and as he knelt down beside him he felt something thrust into his hand. It was a handkerchief and it was then that the narrator recognized him। ये पूरा आंसर लिखना था। फिर 5, what did the crowd do to amuse the man। क्राउड यानी जो भीड़ इस आदमी को आनंदित करने के लिए क्या करती थी? द कमेंट्स ऑफ एडमायरिंग क्राउड, तो क्राउड या भीड़ ने क्या कर रहा था? उसके ऊपर उसके प्रशंसा करने वाले कमेंट कर रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे। 6 नंबर, हु वॉज हेडिंग द ट्राउप। इस ट्राउप को कौन हेड कर रहा था? तो इसका पहले लाइन के अंदर है आंसर, प्रोफेसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 से पहले, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। मतलब इनका जो शब्द का अर्थ है वो बताइए पैसेज से। पहला है नॉट वेरी डीप। सातवां क्या है? नॉट वेरी डीप, जो अधिक गहरा नहीं हो। अधिक गहरा नहीं हो उसको बोलते हैं हम छिछला, और छिछला क्या होता है? सेलो, SHALLOW। फिर है आठवां है सीन, SCE, यानी सीन। सीन का मतलब क्या होता है? दृश्य। और सीन का क्या होगा? सिनोनिम।
सीन का सिनोनिम मिलेगा हमें, ये है सीन का सिनोनिम स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब भी क्या होता है, दृश्य, तमाशा। फिर है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इसका, अपोजिट ऑफ फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब होता है कि कोई आदमी जो बहुत ही तगड़ी, जो कुछ भी भाषा बोलता हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसे बोलते हैं फ्लुएंट। और इसका अपोजिट क्या होगा, अटक अटक कर बोलना, रुक रुक कर बोलना। तो इसका मिलेगा हमें, इस पेसेज के अंदर है हाल्टिंग, HALTING, हाल्टिंग नाम मिलता है। और वो नाम कहाँ मिलता है हमें, देखो लास्ट लाइन में यहाँ पर HALTING। हाल्टिंग का मतलब क्या होता है, रुक रुक कर बोलना। पहला पैसेज कंप्लीट, कमेंट में बताइए 9 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अब दूसरा पैसेज तो आपने पढ़ लिया होगा, सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। द इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कम्प्लीटली इन द डार्क, अंधेरे में रहना। द अंडरलाइंड फ्रेज मीन्स, इस फ्रेज का क्या अर्थ है, खुश होना, क्यूरियस उत्सुक होना, कन्फ्यूजन में होना, अनहैप्पी होना। तो इसका होगा कन्फ्यूजन में होना, मतलब कोई चीज़ एकदम क्लियरली पता ना चले तो कहते हैं नहीं, मन तो अंधेरे में रखो तो इतना दिन भाई, कन्फ्यूजन की स्थिति या अनजाने की स्थिति, जब किसी सूचना की जानकारी ना हो। दूसरा, द रोब्ड मैन वाज फाउंड अनकॉन्शियस, आदमी बेहोश किस में मिला था, कार पार्क के अंदर। तीसरा, द पुलिस गेव द डिस्क्रिप्शन टू द न्यूज़पेपर्स। चौथा, द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द वांटेड मैन, इस वांटेड मैन को रेस्टोरेंट के ओनर ने कहाँ पर पाया, द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट, अपने रेस्टोरेंट की खाना खाने की जो टेबल होती है उसके ऊपर। पांचवा, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन एंटर्ड द रेस्टोरेंट थ्रू द किचन। छठा, द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वांटेड मैन इनटू द स्ट्रीट। ये तो 6 बहुत ही आसान है, सबके सही होंगे आई होप। अब थर्ड नंबर, द इको क्लब ऑफ GSS रंगपुर हैज़ प्रपोज्ड ए ट्री प्लांटेशन कैंप, राइट ए नोटिस। तो आपको नोटिस लिखना बहुत ही आसान था ये तो। सबसे पहले आपको क्या करना था, 3 साइड से बॉक्स बनाना था, ऊपरी ऊपर संस्था का नाम यानी GSS रंगपुर लिखना था। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी थी, फिर यहाँ पर नाम लिखना था नोटिस और इसे अंडरलाइन करना था। फिर नोटिस का टाइटल लिखना था, ए ट्री प्लांटेशन कैंप। फिर क्या लिखना था, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ट्री प्लांटेशन कैंप ऑन 23rd या 25th, जो भी डेट आप देना चाहो, 25th ऑफ मार्च 2023। और टाइमिंग भी दे सकते हो, प्लेस भी दे सकते हो। प्लेस तो यही होगा, एट स्कूल ग्राउंड फ्रॉम 10 AM to 4 PM। फिर बाद में, एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कैंप कैन गिव हिज हर नेम्स टू द अंडरसाइंड। और साइन हमें कैसे करने थे, साइन योर सेल्फ एज शुभी और सुभाष, और नीचे क्या लिख देना था, सुभाष। और सुभाष के नीचे पोस्ट क्या लिखनी थी, प्रेसिडेंट इको क्लब GSS रंगपुर। और फिर इसे नीचे से बंद कर देना था। तो बहुत ही आसान था, ये 4 नंबर तो फ्री के ही है। अब इसके अथवा में क्या है, या तो ये कर लो या इसके अथवा में है, राखी और राकेश इंटेंड्स टू सेल हर या हिज ओल्ड मोटरसाइकिल, पुरानी मोटरसाइकिल बेचनी चाह रहा है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए डेली न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल, तो मोटरसाइकिल है जिसकी भी डिटेल बतानी है एक न्यूज़पेपर के अंदर बिन बेचने खातर, तो वो भी आसान है। चौथा, यू वेंट टू नियर बाई हॉस्पिटल ऑफ योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में एक जो हॉस्पिटल है उसके अंदर आप गए। द कंडीशंस देयर वर मिजरेबल, वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब थी, दयनीय थी। राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल डेली न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़, साइन इट एज गीता और गोपाल। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है कि भाई हमारे जो क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा, मिजरेबल कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल, मिजरेबल कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल। फिर बाई और रिपोर्टर का नाम क्या आ जाएगा, गीता या गोपाल में से कोई एक लिख देना। फिर उसके बाद हमें लिखना था जगह का नाम, तो अपने कोई भी जगह जयपुर चूरू लिख सकते हो। फिर डेट लगानी थी, और फिर इस हॉस्पिटल की क्या क्या हालत ख़राब है वो लिखनी थी, यानी हॉस्पिटल के अंदर जो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, इसकी साफ़ सफाई डेली नहीं होती है, यहाँ पे रोगियों का उपचार ढंग से नहीं होता है, मच्छर वगैरह है, ऐसे करके जो गंदगी है वो फैल रही है, और यहाँ का जो कूड़ा कचरा होता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है वो यहीं पे डाल दिया जाता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते थे आप। फिर इसके अथवा में ट्रांसलेट करना फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी।
When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered. अरे ये तो बहुत ही आसान था। छठी क्लास की अंग्रेजी की किताब उठा के देख लेना, उसमें ये पार्ट है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल नाम से, और उस पार्ट में से उठाया, यानी एक अलग तरह का स्कूल। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक 12 साल की लड़की दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई थी और उसको सावधानीपूर्वक ले जाया जा रहा था। जो फूलों की क्यारियाँ थी उनके बीच में से एक छोटे लड़के के द्वारा, जो उससे 4 साल छोटा था। और वह रुकी और उसने देखा और ये पूछा कि कौन आया है। ही सिम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और वो जो लड़का ऐसे लग रहा था कि वह मेरे बारे में उसको बता रहा था। देन दे पास्ड ऑन, तब वो चले गए। मिस बीम, और जो स्कूल की हेड जो थी वो कौन थी? मिस बीम थी। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम बिल्कुल वैसी थी जैसे मैंने आशा की थी। मिडल एज्ड यानी मध्यम उम्र की, फुल अथॉरिटी, पूरी अधिकारी के तौर प्राधिकारी के तौर पर, लेकिन फिर भी दयालु थी और अंडरस्टैंडिंग थी, समझवान थी। उसके बाल अभी भूरे पड़ने शुरू हो गए थे, भूरे होने शुरू हो गए थे, लेकिन उसका जो दयालुता से भरा हुआ गोल मटोल जो फिगर था, मतलब उस शरीर था, जो एक जो होम सिक बच्चा होता है, होम सिक का मतलब होता है जिस बच्चे को घर बहुत ही ज़्यादा घर की याद आती है, उस बच्चे के लिए कंफर्टेबल करने वाला, सहज करने वाला था। मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे उनके टीचिंग मेथड के बारे में, पढ़ाने के तौर तरीक़ों के बारे में, और जो विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, और जो मैंने बहुत ही साधारणतया से मुझे जवाब दिया गया इनका। फिर क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए बिजनेस लेटर टू मेसर्स प्रशांत एंड कंपनी। आपको लेटर लिखना है मेसर्स प्रशांत एंड कंपनी को, न्यू दिल्ली के अंदर है। स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए कि द स्पोर्ट्स आइटम सप्लाइड बाय देयर कंपनी वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, कि जो भी खेल का सामान आपने उनकी कंपनी से मंगवाया था उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। सो द पेमेंट विल बी मेड ओनली आफ्टर रिप्लेसमेंट, इसलिए जो भी भुगतान होगा वो इसको अगर वो बदलेंगे तो ही होगा। साइन योर सेल्फ एज हेड ऑफ द ग्लोबल स्कूल, तो सबसे पहले अपना को क्या नाम लिखना था? द हेड मास्टर ग्लोबल स्कूल। फिर लेटर नंबर, स्कूल में जैसे हम देते हैं ना लेटर का क्रमांक है वो, और उसके बाद में द मैनेजर में या मेसर्स प्रशांत एंड कंपनी, उसके बाद डेट वगैरह, इससे पहले डेट लिख देनी थी। फिर सब्जेक्ट क्या था? फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आइटम, और फिर सर, फिर with due respect about the above subject I would like to say that the sports item you sent to us are of not good quality, so please replace these items and the payment will be made only after replacement। फिर नीचे लिख देना था I hope you will take it seriously and do the needful। फिर थैंक यू, yours sincerely। फिर नेम लिख देना था, और बाद में हेड कलर का, अच्छा हेड मास्टर नहीं है, हेड कलर का, ठीक है, हेड कलर का आपकी पोस्ट है। इसके अथवा में तो बहुत ही आसान है, यू आर अमिता और अमित, राइट जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क विथ योर रिज्यूमे। एक कलर की पोस्ट के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना था, बहुत ही आसान था। जॉब एप्लीकेशन कलर के लिए आप किसी में लिख सकते हो, बैंक में लिख सकते हो, या फिर किसी कंपनी में लिख सकते हो, या फिर किसी स्कूल में भी लिख सकते हो, तो बहुत आसान था ये तो। सबसे पहले क्या लिखना था हमें? अपना एड्रेस, अपना एड्रेस नहीं दिया हुआ इसमें, कुछ भी लिख सकते थे, 21 शिव कॉलोनी जयपुर। फिर नीचे डेट आज की, फिर नीचे द हेड मास्टर, फिर स्कूल का नाम, और फिर स्कूल की जगह। फिर बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखना था? जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। और फिर नीचे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क आई सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। I am young and energetic, I can handle pressure, I have experience। और इसके बाद if I am given a chance to serve your concern, I promise I will do my best। फिर थैंक यू, yours obediently, नेम अमिता या अमित। और उसके नीचे लिखना था एनक्लोज्ड रिज्यूमे। रिज्यूमे के अंदर आपको क्या लिखना होता है? आपका ये पहले तो एक 3 साइड से बॉक्स बनाना है, नेम, फादर्स नेम, DOB, एड्रेस, और उसके बाद ईमेल भी दे सकते हो आप। फिर आपकी हॉबीज़, आपकी एजुकेशन, और आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर इस बॉक्स को बंद कर दोगे बिल्कुल नोटिस की तरह ही। तो बहुत ही आसान था ये तो। 6 नंबर सभी ने यही किया होगा आई होप। तो आपने कौन सा किया था वो भी बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अब है ग्रामर की बात।
जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी दिए गए उनसे दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो विपिन सोल्ड द पेंटिंग, विपिन ने पेंटिंग को बेचा। ही पेंटेड इट ओवरनाइट, इसने इसे रातों, कई रातों मिलकर क्या किया था, पेंट किया था, मतलब कई रातें जगकर पेंट किया था। तो ये कैसे बनेगा, विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवरनाइट, और दूसरे में जो इट है इसको हटा देंगे, फुल स्टॉप की जगह विच लगा देंगे, एकदम सही है। फिर दूसरा, सी पुट्स ऑफ द लाइट, उसने लाइट बंद कर दी। द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, बच्चे सो गए थे। वैन यानी जब। तो इसमें तो ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ फुल स्टॉप हटाओ, इसकी जगह वैन लगाओ, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको, दोनों वाक्य लिख दो एज इट इज़। तो ये तो बहुत ही आसान आया था भाई। फिर सेवंथ, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो पहला है, दो सेंटेंस दिए गए और दोनों को मिला के कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये भी आसान है। सुशील वाज पनिश्ड, सुशील वाज फाइंड। तो पहले लिखेंगे हम सुशील वाज पनिश्ड, फिर लगाएंगे फुल स्टॉप की जगह एंड, और फिर लगाएंगे फाइंड, FINED, एकदम सही। फिर दूसरा, द अर्थ इज़ राउंड एवरीवन नोज इट। ये वैसे तो आपकी बुक से एज इट इज़ उठाया गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ जो दूसरा वाक्य था वो ये था, इट इज़ नोन टू ऑल था। अब इसका जो पैसिव के अंदर होता है, इसका एक्टिव फॉर्म दे दिया, एवरीवन नोज इट, हर कोई इसको जानता है। किस बात को जानता है, द अर्थ इज़ राउंड, कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ये कैसे बनेगा, एकदम एग्जैक्ट तो ऐसे बनेगा, एवरीवन नोज, पहले ये लिखेंगे एवरीवन नोज, फिर इट को हटाएंगे, इट की जगह कंजक्शन लगाएंगे दैट, फिर पहला वाक्य एज इट इज़ उतार देंगे, द अर्थ इज़ राउंड। तो वाक्य कैसे बनेगा, एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज़ राउंड, एकदम एक्यूरेट तो ऐसे होगा। फिर आठवां, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। रिच ट्रिब्यूट्स आर पेड टू द ग्रेट मैन। फिर द फेमिनाइन वर्ल्ड हैज़ क्रिएटेड ए ह्यूज रिवोल्यूशन इन, दूसरे में क्या आएगा, इन। फिर फ्रेजल वर्ब। थर्ड, प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, प्रियंका ने गणित समूह चुना। सी खालिस्तान विद डिसीजन, अब इसके ने जो डिसीजन लिया इससे क्या हो गई, वो भाग गई या इस डिसीजन पे अड़ी रही, तो देखते हैं इसका क्या होता है। गेट्स आउट का क्या अर्थ होता है, हटाना। गेट ऑन का अर्थ होता है काम चलाना। गेट अलोंग का अर्थ होता है घुल मिल कर रहना। तो इसका मतलब यही चांस बनता है कि इसके अंदर हो सकता है गेट्स आउट। चौथा, आई मस्ट खालिस्तान माई विजिट टिल टिल नेक्स्ट वीक, अगले जो सप्ताह तक मुझे मेरी विजिट को, मेरी यात्रा को स्थगित करना पड़ा। और पुट ऑफ का अर्थ क्या होता है, स्थगित करना, तो दूसरे में तो पुट ऑफ होगा। आगे 9th नंबर पैसेज तो आप सबने पढ़ लिया होगा, कौन से में है, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, यानी भय के बारे में, विलियम डगलस वाला जो डीप वाटर पार्ट है उसमें से है ये पैसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द नरेटर्स फियर, लेखक का भय क्या था, फियर फ्रॉम वाटर, पहले का आंसर। इसमें एग्जैक्ट लाइन नहीं मिलेगी, आपको सोच के लिखना पड़ेगा, बस इतना सा, फियर फ्रॉम वाटर। दूसरा, व्हाट डिसीजन डिड द नरेटर टेक, इस लेखक ने कौन सा डिसीजन लिया, तो ये रहा भाई डिसीजन, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, एज इट इज़, इतना, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करना और तैरना सीखना। तीसरा, व्हाट टिप वाज गिवन टू द नरेटर, नरेटर को कौन सी टिप दी गई, मतलब क्या सिखाया गया। तो यहाँ से शुरू होता है, देन ही टोट टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल टू रेज माई नोज एंड इनहेल, मतलब जो प्रैक्टिस करने की सारी चीज़ें वो सिखाई गई थी। फिर है चौथा, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू स्लैक हिज फियर, भय को कम करने में कितना समय लगा, तो इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, ये होगा। फिर है पांचवा, अपोजिट ऑफ एक्सहेल, एक्सहेल का अपोजिट आप सबको पता है इनहेल होता है, बस इन लगाना था, आगे हेल लिख देना था, इनहेल। फिर वन वर्ड फॉर सडन अनकंट्रोलेबल फियर, अचानक से होने वाला अनियंत्रित भय, यानी ऐसा भय जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो इसका ये होगा पैनिक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड फ्रेंड्स नोटिस इन द स्कूल दैट डे, बहुत ही आसान, स्कूल के अंदर फ्रेंड्स ने कौन सी असाधारण बातें या कौन सी अलग बातें देखी उस दिन। तो पहली बात तो क्या थी कि पूरा स्कूल है वो एकदम शांत था, नो हस्टल एंड बस्टल वॉज इन द स्कूल वॉज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग, ठीक है। दूसरी बात,
एम हेमल का व्यवहार भी बहुत ही अजीब था उस दिन। एम हेमल ने उसको कुछ नहीं कहा, उसके याद नहीं था फिर भी। और तीसरी बात, जो सीटें क्लास की खाली रहा करती थी, आज वहाँ पर गांव वाले बैठे थे। इसके तो हमें वॉट वर द फीलिंग्स ऑफ एडला एंड हर फादर व्हेन दे गोट द न्यूज़ अबाउट द पेडलर। जब पेडलर के बारे में खबर मिली तो एडला और उसके पिताजी की भावनाएं क्या थी। तो एडला के पिताजी की तो भावना ये थी कि भैया वो संभालो अपने चांदी के चम्मच कितने बचे हैं, यानी उनको डर लग रहा था कि उसने कोई सामान ना चुरा लिया हो। और एडला की क्या भावना थी, एडला की भावना थी कि उस आदमी पर जिस पर उसने ट्रस्ट किया था वो एक ऐसा आदमी निकला। फिर 11 नंबर, राइट डाउन सम क्वालिटीज ऑफ सुबू। सुबू की कुछ गुणवत्ताएं आपको बतानी है। तो सुबू 2 नंबर पे था जेमिनी स्टूडियो के अंदर। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था और बहुत ही विद्वान था, फिल्में भी बनाता था। और उसके पास हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव होते थे। वो कभी किसी को खाली नहीं बैठने देता था। वो बहुत ही हम्बल था और बहुत सारे लोग उसके उसके कारण ही रहते थे, उसके कारण ही खाते थे। ये चीज़ें बतानी थी। दूसरा, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था। तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट फ्रॉम चंपारण। चंपारण से एक किसान था। वाई वाज ही डिस्क्राइब्ड एज रिजोल्यूट। उसे रिजोल्यूट क्यों कहा गया है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि गांधी जी को मेरे साथ ले जाना है। और गांधी जी जब तक साथ नहीं गए तब तक वह उनका पीछा करता ही रहा, उनसे टाइम मांगा। मतलब अपने वो जो जो डिसीजन उसने लिया था उसके ऊपर वो अडिग रहा। इसलिए इसको क्या कहा गया है, रिजोल्यूट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। इन दोनों में से किसी एक का करना था भी, कोई दोनों तो नहीं करके आ गया। ऐसा कोई महानुभाव है तो अभी बता दो। तो दोनों में से कोई एक करना था। पहला तो कौन सा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कि मछुआरे जो है समुद्र के अंदर व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने चोटिल हाथों को, घायल हाथों को देखेंगे। तो ये है अपने कीपिंग क्वाइट में से। और कीपिंग क्वाइट का राइटर कौन है, पोइट कौन है, एंड्रियन पेब्लो नेरूडा। तो पहले बहुत हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा। और फिर थीम थीम लिख देंगे कि जब शांत हो जाएंगे सारे तो जो फिशरमैन है वो मछलियों को नहीं परेशान करेंगे, वेल्स को नहीं परेशान करेंगे। मतलब अगर हमने एक बार शांति ले ली तो आदमी इंट्रोस्पेक्शन करेगा, आत्मनिरीक्षण करेगा और खुद के बारे में सोचेगा। फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर इन्हीं लाइनों को एक्सप्लेन करना था। दूसरा, आंट जेनिफर टाइगर। पोइम तो सीधी ही है, आंट जेनिफर टाइगर। और इसका पोइट कौन है, एंड्रियन रिचा। इसमें भी एक्सप्लेन करना था आपको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट थीम हैज़ बीन टेकन बाय द पोइट इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। जो गंदी बस्ती के अंदर एक प्राथमिक स्कूल है उसके अंदर क्या थीम है, उसके अंदर थीम यही है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित है। संसार के अंदर जो सुख सुविधाएं दूसरे बच्चों को मिलती है इनको नहीं मिल पाती है। तो वही बताना था। इसके तो हम क्या, राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ माई मदर एट 66। 66 की उम्र में मेरी माँ। इसकी शॉर्ट जो समरी है, सारांश बताना था। ये तो आप लिख दोगे, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 14, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स व्हाट डज दिस सिम्बलाइज। मुड़ी हुई हड्डियाँ, इससे आपको क्या पता चलता है। इससे पता चलता है कि जो ये पोइम है इसके अंदर एक ऐसे लड़के के बारे में बात की गई है जिसको एक अपने पिता की आनुवंशिक बीमारी है, हड्डियाँ मुड़ी होना, गठिया रोग है उसे। और और दूसरी बात क्या है, ये तो इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। और जो इसका लॉजिकल मीनिंग क्या हो सकता है, इसका लॉजिकल मीनिंग ये हो सकता है कि एक तो इन बच्चों को सुख सुविधाएं मिल नहीं रही है और दूसरी इन बच्चों को वो फ्रीडम भी नहीं है कि वो कुछ नया कर सके, कुछ ड्रीम कर सके। फिर दूसरा, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स आर डिपिक्टेड इन द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर कौन सी सुंदरता की चीज़ें दिखाई गई है, द मून, द सन, द हेवन, द अर्थ, ये सारी सुंदरता की चीज़ें, ट्रीज। फिर क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड। हाउ वाज द 100 टाइगर अरेंज्ड फॉर महाराजाज टारगेट। महाराजा के लिए 100वां बाग कैसे अरेंज किया गया। तो ये भाई दीवान साहब का काम था। दीवान साहब ने अपना जो पालतू बाग था वो गाड़ी के अंदर घसीट के जंगल के अंदर छोड़ दिया, बस यही था। हाउ डिड मिस्टर लैम्ब मोटिवेट डेरी। लैम्ब जो है डेरी को कैसे मोटिवेट करता था। लैम्ब की खुद की टांग टिन की थी और वह फिर भी कहता था कि लोग मुझे लैम्बी लैम्ब कहते हैं, लंगड़ा लैम्ब कहते हैं, फिर भी मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। अपनी जो कमज़ोरी है इसको इसको लेके आप ज़्यादा गंभीर मत हो कि आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ये जो है तो है, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं है, इसको फेस करना सीखो। इसलिए वो मोटिवेट करता था। सोलवे का पहला, वाई वर डॉक्टर सदाव एंड इज वाइफ अफ्रेड। सदाव और उसकी पत्नी भयभीत क्यों थे, क्योंकि उनके पास क्या था, एक अमेरिकन जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो उनके घर के पास आ गया था। उसका उन्होंने ऑपरेशन किया था, उसे ठीक किया था, उसकी ज़िंदगी बचाई थी। सारे नौकर भी छोड़कर चले गए थे। उनको ये डर लग रहा था कि ये नौकर कहीं पुलिस को ना बता दे। बस ये बात आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिखनी थी।
व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस, इवांस किस प्रकार का आदमी था। इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल जो पार्ट है उसके अंदर, इवान बहुत ही चालाक आदमी था, इलीगल आदमी था, गैरकानूनी आदमी था, बहुत ही शातिर था, ऐसा शातिर कि पुलिस के भी हाथ नहीं आता था। तो इसे अंग्रेजी में लिखना था। 17वां, द एस्ट्रोलॉजर वोव टू कट ऑफ हिज टफ्ट, एस्ट्रोलॉजर क्यों मैं चोटी काट लूँगा कि अगर तू सोवो बाघ ने मार दे। दूसरा, वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका, अगर थाने संसार ये इस अर्थ के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना तो थे अंटार्कटिका में चल जाओ, बट अब बस जाए टावरो। हाउ लॉन्ग हैज जैक बीन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर, 2 साल वो आपकी बेटी ने स्टोरी सुना रहे हो। एड अगली फेस डेरी गई हो, लेम की तो टांग ही लंगड़ी। फिर अब 5वां, वोट लैंग्वेज एग्जाम वाज इवान अपियरिंग फॉर, इवान जर्मन के लिए ट्राई कर रहे हो। छठो, हाउ वाज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड स्टडिंग हार्ड, कठिन मेहनत करके ही बहुत सारा दोस्त बना सके, तो थे भी कठिन मेहनत कर लियो टावरो। अब मन कमेंट के अंदर बताओ किंगा बन रहा है 70+, बिन मैं बधाई दूंगा पर्सनली भी को नाम लेके। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।